हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीएस एमपीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए दोबारा से लेक्चर 4 नंबर लेके आया हूँ आईपीसी सीरीज का इंडियन पॉलिटी कैप्सूल का, जहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी को जो प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है उसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, यूनिट 5 के अंदर जो कि मेंशन है। ठीक है, यूनिट 5 में जो भी पॉलिटी का प्रीलिम्स का होगा मैं आपके साथ पूरा करूंगा इसको। ठीक है, अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देख चुके हैं पूरा। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं जिसका नाम है फेडरल एग्जीक्यूटिव, और इसी के अंदर मैंने आपको जैसा डिटेल में बताया था जब सिलेबस डिकोड किया था कि इन दोनों को एक साथ रख के देखा जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या है, हमारा द यूनियन का पार्ट है। किसका है? द यूनियन, यही केंद्र सरकार का पूरा पार्ट, केंद्र का पार्ट है। ठीक है, यही। ठीक है, और द यूनियन, हमारे साथ द यूनियन में कौन कौन है सर? ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमारे स्पीकर। ठीक है, माननीय ओम बिरला जी, और ये जस्टिस ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ जी। ओके, सो अब इसके अंदर हम मेन चीज जो देखेंगे वो होगी हमारी क्या, द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव, पहला पहला जो लाइन लिखा हुआ है सिलेबस में, क्या लिखा हुआ है? द फेडरल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने एक चीज आपको बोली थी कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, जो कि समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइए भारतीय राज्य व्यवस्था होता क्या है, मुझे तो ये बता दीजिए। ठीक है, मेरे को नहीं जानना है संविधान क्या होता है क्या नहीं होता है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, और एक चीज है, हम लोग क्या इसे समझ लेते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? ठीक है, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, एक की जगह दूसरे को यूज किया जा सकता है कि नहीं, कि यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो इंडियन पॉलिटी क्या होता है? देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इंडियन पॉलिटी होता क्या है, तो ये होता है भैया डिटेल्ड। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, डिटेल्ड लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है ना, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर गवर्नेंस ऑफ कंट्री, किसी भी देश के लिए। ठीक है, किसी भी देश में प्रशासन चलाने के लिए जो मौलिक नियम, कायदे, कानून होंगे वही क्या होगी, राज्य व्यवस्था होगी। ठीक है, और क्योंकि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं इसलिए क्या बोला जाएगा इसे, भारतीय राज्य व्यवस्था। समझ में आ गया? सो क्या होगा? ठीक है, नियम, वो नियम, कायदे, कानून जो प्रशासन में मदद करेंगे। ठीक है, वही क्या होगी, राज्य व्यवस्था होगी। ठीक है, और इसीलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं इसीलिए इनको क्या बोला जाए, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसको कहीं और एक डेफिनेशन बड़ी अच्छी लगी थी मुझे कि भाई संविधान के पटल पे, ठीक है, जो भी दैनिक राजनीति हो रही है, संविधान के पटल पे जो भी दैनिक राजनीति हो रही है वही भारतीय राज्य व्यवस्था है। ठीक है, द डेली ड्रामा प्लेड, ठीक है, प्लेड ऑन द स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि संविधान के पटल पे जो भी दैनिक राजनीति हो रही है उसे ही क्या बोला जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, सो ये है एक मेन टर्म में, और अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और या किसी को बताना हो तो आप ये आसान शब्दों में बता जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया भारतीय राज्य व्यवस्था में आप पढ़ क्या रहे हो, ये तो बता दो। ठीक है, वो सब तो ठीक है, संविधान संविधान देख लिया जाएगा, लेकिन आप पहले ये बताओ आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी है तो उसकी परिभाषा है क्या। सो ये आपकी क्या हो गई, भारतीय राज्य व्यवस्था की डेफिनेशन। अब चलते हैं संविधान की। सर संविधान क्या होता है? देखो, संविधान की सीधे शब्दों में समझा जाए ना, अभी इंटरव्यू चलने वाले हैं। ठीक है, सो इंटरव्यू के अंदर भी हम डेफिनेशन इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है। तीन शब्दों में मैं इसको डिफाइन करूं तो फंडामेंटल, ऑर्गेनिक एंड सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, विच ड्राइव्स, जो कि अपनी सोवरेनिटी को, ठीक है, सोवरेनिटी को डिराइव करता है लोगों के द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, अब सर ये बता दो आप फंडामेंटल क्यों बोल रहे हो? ठीक है, फंडामेंटल क्यों बोला इसे? तो सर फंडामेंटल इसलिए बोला क्योंकि जितने भी लॉज होंगे वो इन्हीं कानूनों से डिराइव होंगे। ठीक है, जितने भी लॉज होंगे, जितने भी लॉज होंगे, ठीक है, सोर्स ऑफ ऑल दी अदर लॉ, जितने भी कानून है हमारे देश के, आप कोई सा भी कानून उठा के देख लीजिए, उनका सोर्स, सोर्स ऑफ ऑल, एक मिनट, ये क्या हो गया?
हाँ, सोर्स ऑफ ऑल अदर लॉस। अरे यार, सॉरी, थोड़ा ऊपर सर्च का ऑप्शन टैब हो जाता है जिसकी वजह से जो ना ये बाहर चली जाए। सोर्स ऑफ ऑल अदर लॉज। ओके, दूसरे कानूनों के लिए क्या होता है? ऑल अदर लॉस। ठीक है, दूसरे कानूनों के लिए क्या है? एक सोर्स है। क्या है? सोर्स है दूसरे कानूनों के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्या कि सर, जो है ना राइट टू एजुकेशन कानून आया, राइट टू एजुकेशन आया, तो सर उसके लिए क्या था? हमारे संविधान में आर्टिकल 21 एक था कि भैया आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसी के लिए क्या करा गया? कानून बनाया गया। ठीक है ना? और ठीक है, लेबर एक्ट बना रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, लेबर कोड बना दिए। तो सर ये क्या कर रहे हैं? वेलफेयर प्रमोट करना था सर सरकार को। क्या करना था? वेलफेयर प्रमोट करना था। ठीक है, तो इसीलिए कर दिया। मैटरनिटी लीव दे रहे हैं, अरे ठीक है, मैटरनिटी जो लीव मिल रही है महिलाओं को, तो वो भी क्या है सर? कहीं ना कहीं किससे हमें डिराइव हो रही है? जो हमारे डीपीएसपी हैं। ठीक है, डीपीएसपी जो क्या, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि भैया ये संविधान इनको करने का बोल रहा है आज के टाइम में। जैसे कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है। ठीक है, तो क्यों लेके आया है? क्योंकि भैया संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि भैया है ना, स्टेट प्रयास करेगा भैया किसको? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? इनके पीछे कहीं ना कहीं संविधान है। तो ये फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल हो गया दूसरे कानूनों के लिए। ठीक है ना? मौलिक हो गया। ठीक है ना? हिंदी वालों के लिए क्या हो गया? मौलिक। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने क्या कहा? ठीक है, एक चीज मैंने कह दी फंडामेंटल, और दूसरी चीज कह दी क्या? ऑर्गेनिक। ठीक है, एक ऑर्गेनिक में, ठीक है, इसको जैविक इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैविक। ठीक है, तो होता क्या है कि भैया हमारी समाज क्या है भैया? प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है सोसाइटी क्या होती है? अवेयर होती जाती है और ज्यादा मैच्योर होती है। तो इसी चीज को एडेप्ट करने के लिए हमारे यहाँ क्या होती है? संविधान में क्या है? संशोधन की व्यवस्था है, जिसको क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। सो इसी अमेंडमेंट के हम थ्रू क्या करते हैं? जो चेंजेस हैं उनको एडेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? चेंजेस को एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक। ठीक है ना? ऑर्गेनिक, ये जैविक इकाई है। ठीक है, इसीलिए आज हम संविधान में देखते हैं भैया हमारे संविधान संशोधन कितने हो से 106 के आसपास हमारे संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसको जैविक इकाई भी माना जाता है। और तीसरी चीज मैंने क्या बोला? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मतलब भैया इससे बड़ा, इससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? इससे बड़ा कोई लॉ नहीं होगा। ठीक है ना? इससे बड़ा सबसे ऊपर जो कानून रहेगा, अब है ना, किसी भी चीज को अगर आप देखते हैं, जुडिशरी भी क्या करती है? जुडिशरी ने, ठीक है, जुडिशरी ने क्या करा अभी? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, आप बताइए ये स्कीम कब आई? इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या पता इसी से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो इलेक्ट्रल बॉन्ड को क्या कर दिया भैया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? उनको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया ये देखना चाहते हैं कि संविधान से कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सबसे ऊपर क्या रहेगा? सबसे ऊपर रहेगा हमारे देश में संविधान। क्या रहेगा? संविधान। तो इसीलिए क्या होगा, है ना, इसी हर चीज को इसी के पैमाने पे तौला जाएगा कि भाई ये संविधान के अंदर है कि नहीं है ना? तो इसीलिए क्या बोला जाता है? संवैधानिक या असंवैधानिक। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो ये हमारी हो गई क्या? संविधान की डेफिनेशन की भाई ये क्या हो गया? फंडामेंटल, ऑर्गेनिक और सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, जो अपनी सोवरेनिटी को भारत के लोगों के द्वारा डिराइव करता है। ठीक है, अब एक चीज आती है कि सर आर्टिकल्स याद नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होता सर? आर्टिकल्स याद नहीं होते। ठीक है, अब देखो क्या है, आप आर्टिकल याद मत करो, मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले आप याद करो सर फ्रेमवर्क। ठीक है ना? फ्रेमवर्क के अंदर जैसे क्या हो गया, सबसे आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ो पार्ट। ठीक है, पार्ट कैसे? और अगर आपको पार्ट याद हो गया ना, तो सर उसके अंदर पकड़ो आप चैप्टर। ठीक है, और फिर चैप्टर आपको याद हो गए ना, तो फिर आप पकड़ो क्या? आर्टिकल्स। अगर ये चीज आप पकड़ना सीख गए ना, तो आपको आर्टिकल बहुत जल्दी याद होंगे, बहुत जल्दी याद होंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे याद कर। ठीक है, मैं कैसे पकड़ रहा हूँ चीजों को। अगर आपको बनाना है संविधान, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हमने लास्ट क्लास में बोल दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो गया? सिंबल हो गया। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही लिखेंगे ताकि टाइम बचे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भैया एक चाहिए तुम्हें क्या? लैंड, जमीन का टुकड़ा चाहिए। ठीक है, और ठीक है ना, फिर इस पर चाहिए कुछ लोग। इस पे क्या चाहिए? कुछ चाहिए लोग। ठीक है, कुछ लोग रहेंगे तभी तो, उन्हीं के लिए तो बनाओगे आप कानून। ठीक है, और इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ उनके अधिकार होंगे, जिससे वो क्या कर सके? अपना जो है ना विकास कर सके। ठीक है, इनके कुछ होने चाहिए क्या? राइट्स, जिससे आप ये क्या कर सके? अपना विकास कर सके। और इन्हीं लोगों के लिए क्या होना चाहिए? कुछ जो है ना सरकार के लिए मतलब जो इनके लिए काम करेगा। ठीक है, उनके डायरेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है ना? इसके लिए इन्हीं लोगों के लिए। ठीक है,
और इन्हीं लोगों के लिए, इनके भी अगर सरकार इनके लिए कुछ, सरकार के लिए कुछ दायित्व है कि भैया इन लोगों के विकास के लिए काम करे, तो इनकी भी कुछ ड्यूटी है कि भैया ये अपने लैंड के लिए कुछ करें या अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करें। ठीक है, और फिर बताएंगे कि भैया अच्छा ये सरकार के डायरेक्टिव तो होगा, लेकिन सरकार होगी कैसी? ठीक है, गवर्नमेंट होगी कैसी? ठीक है, क्या हमें यूनिटरी रखनी है? क्या रखनी है? यूनिटरी रखनी है, या हमें फेडरल रखनी है? फेडरल के अंदर भी सर कि भैया स्टेट लेवल तक बांटना है, या हम लोगों को पंचायती राज तक ले जाना है? ठीक है, और अगर ये हमने फेडरल रखी है तो इनके बीच में संबंध कैसा होगा? क्या होगा इनके बीच में? संबंध कैसा होगा, या रिलेशन कैसा होगा? ठीक है, समझ रहे हो आप कैसे चल रही चीजें? इन्हीं के बीच में संबंध कैसा होगा, ये सब चीजें चल रही। अब देखो आप, अब आपके क्या हुआ भैया, पहले पे हमने देखा क्या, ये हो गई हमारी लैंड, जमीन। ठीक है, यही टेरिटरी, इसी को बोला जाता है क्या? टेरिटरी। ठीक है, और यही क्या है भैया, यही तो है पार्ट वन, आर्टिकल 1 से लेकर के 4। देखो सबसे पहले क्या भाई, जमीन का टुकड़ा चाहिए, पार्ट वन हो गया। ठीक है, फिर वहां पे चाहिए कुछ लोग, तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया सिटीजन्स। ठीक है, इन सिटीजन्स को ग्रो करने के लिए कुछ चाहिए, इन्हीं को बोला जाएगा क्या, कुछ राइट चाहिए मौलिक, ठीक है, जो बेसिक अधिकार चाहिए, जिससे ये क्या कर सके, अपना मानव विकास कर सके। ठीक है, सो अब इन्हीं के सरकार के लिए क्या हो गया भैया, तो ये जो ये हो गया क्या, पार्ट थ्री। ठीक है, इनके सरकार के लिए डायरेक्टिव्स हो गए पार्ट फोर। ठीक है, और ये ड्यूटीज ओरिजिनली संविधान में नहीं थी, लेकिन बाद में इनको जोड़ा गया, इसलिए पार्ट फोर ए, कैपिटल ए। और याद रखिएगा जब भी संविधान संशोधन होगा, तो हमेशा जो उसका लेटर यूज करा जाएगा वो कैपिटल लेटर होगा। समझ रहे हो आप? अनुच्छेद, कोई सा भी अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा, अगर उसमें कैपिटल लेटर मिलता है, दैट मीन्स कि वो बाद में क्या हुआ है, ऐड हुआ है, वो संविधान में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था। फिर हम देखते हैं सरकार, और सरकार के अंदर भी क्या, ठीक है, सरकार के अंदर, और ये सरकार के अंदर आपको मिलेगी पार्ट फाइव, अगर हमने यूनियन ले रखी है। ठीक है, ये हो गए, अगर बांट रखी है तो यूनियन, यूनियन आ जाएगी पार्ट फाइव में, और स्टेट पार्ट सिक्स में। और सेवन हमारा, हमें पता है सेवन में हमारे कुछ है नहीं। ठीक है, और क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमारे स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी भी, इसीलिए आपको पार्ट एट में क्या मिलेगा, यूनियन टेरिटरीज भी मिलेंगी। ठीक है, और क्योंकि हमने लोअर लेवल पे भी बांट रखा है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, इसलिए पार्ट नाइन में क्या होगा, पंचायती राज मिलेगा आपको। समझ रहे हो, ये सरकार होगी। अब ये सब इतना जब बांट लिए हमने, तो आप सोचो ना कि अब क्या होगा, कि अब इनके बीच में क्या होना चाहिए, जो रिलेशन होगा, किसके बीच में, रिलेशन, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। इसीलिए हमारे लिए टॉपिक क्या दिया रखा, सेंटर और स्टेट रिलेशन, जो मेंस में है। ठीक है, अब इसीलिए क्या होगा, इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, तो या तो लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पढ़ेंगे, और एक रिलेशन पढ़ेंगे फाइनेंस का, और यही सब क्या होगा, ये पार्ट 11 हो जाएगा, ये पार्ट 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना, पार्ट को याद करने की शुरुआत में कोशिश करिए। ठीक है, और जो शुरू के ये जो है ना, पार्ट थ्री और जो पार्ट फोर है, ये तो आपको मतलब बिल्कुल एक तरीके से बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इनको अलग से फिगर आउट कर रखा है हमारे सिलेबस में। सो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो चलते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव क्या था, टॉपिक एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन सर यही आएगा कि इसके अंदर होता कौन कौन है। ठीक है, इसका पार्ट कौन कौन होते हैं, याद रखिए कि वो आपको ऑप्शन देके फंसा देगा। ठीक है, कि भाई कौन कौन पार्ट होते हैं। सो प्रेसिडेंट होते हैं, जी सर बिल्कुल। वाइस प्रेसिडेंट, ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये हमारे कौन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। सो बता दिया होगा आप सभी ने, ये है हमारे अटॉर्नी जनरल। कौन है, अटॉर्नी जनरल। और पेपर फाइव में अब तो प्रशासनिक शब्दावली का वेटेज बढ़ गया है, सो आप यहीं से प्रशासनिक शब्दावली भी तैयार करते चलिए। इन्हीं को हिंदी में कहा क्या कहा जाता है, महान्यायवादी, महान्यायवादी। ओके, अच्छा एक चीज है, इस फोटो में आप नोट कर रहे हो कि सर पीएम की फोटो आपने यहाँ भी लगा दी और यहाँ भी लगा दी, ऐसा क्यों सर, डबल डबल, या तो आपसे गलती हो गई, फोटो कहीं से क्रॉप कर ली। ठीक है, चलो क्रॉप कर ली वो तो ठीक है, लेकिन इसको ना डेलिबरेटली लगाया गया है, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम प्राइम मिनिस्टर को अलग से पढ़ेंगे, और इसी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब पढ़ेंगे, तो इनका जो लीडर होगा, ठीक है, इनके जो लीडर होंगे, या इसको जो प्रिसाइड करेगा, ठीक है, इनको जो प्रिसाइड करेगा वो कौन करेगा, पीएम करेगा। सो इसीलिए इनको रखा गया है। ठीक है, ठीक है, प्रिसाइड करा गया। अब आप बताइए, ये मंत्री कौन है अभी कैबिनेट में, ठीक है, और प्रेजेंट में ये मंत्री कौन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपने जो हम तैयारी कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड है ये। ठीक है,
सो बताइएगा आप, ये हो गया एग्जीक्यूटिव का। तो अब जैसा मैंने पहले बताया, यूनियन के अंदर कौन कौन होगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर, यूनियन के अंदर, ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है, ये देख चुके हैं हम। हाँ, अब ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ओके। एग्जीक्यूटिव के अंदर ये हमने देख लिया पूरा पार्ट, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अब सेकंड सेकंड इसी में यूनियन के अंदर आपको चैप्टर मिलेगा क्या, ठीक है, चैप्टर 2, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, लेजिस्लेचर का विधायक, अब देखो लेजिस्लेचर के अंदर भी क्या होता है, ऐसा तो है नहीं, अब हमारे यहाँ जितने भी सांसद हैं वो, अब ठीक है, 543 सांसद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है सब एक साथ ठीक है बोलने लग जाएंगे और कौन किसकी सुनेगा, तो बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा गया, ठीक है, कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं, ठीक है, कि भाई ये लोग क्या करेंगे, नोटिस दे करके, ठीक है, या मोशन ला करके, ठीक है, या रेजोल्यूशन ला करके अपनी बात को रखेंगे। और जो विधायिका का काम है क्या, कानून बनाना, उसके लिए बिल्स आएंगे, बजट आएगा, एक्ट आएगा, अधिनियम आएंगे, ठीक है, और संविधान में संशोधन करना हो तो अमेंडमेंट एक्ट्स भी आएंगे, ठीक है। सो यही है, और हाउसेस हमारे दो हाउस होंगे, कौन, राज्यसभा और लोकसभा, और इसी में ठीक है इंटीग्रेशन पार्ट होगा किसका, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट क्या होंगे, इंटीग्रल पार्ट होंगे हमारे, ठीक है, लेजिस्लेचर के। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स ये मैंने आपको बताई दिए, और इसी के अंदर क्योंकि हमारे लेजिस्लेचर विधायिका का काम बहुत ज्यादा होता है, वॉल्यूमिनस वर्क होता है, इसीलिए ठीक है इनके लिए क्या करी जाती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज प्रोवाइड करी जाती है, जिससे क्या होगा, हमारा जो कानून बने वो बहुत अच्छा बने, ठीक है। तो इसी के लिए दो तरीके की कमिटीज होती हैं, एक एडॉक होती है, एक स्टैंडिंग होती है। एडॉक फिर से प्रशासनिक शब्दावली का ये, ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या, तदर्थ, ठीक है, हिंदी वाले इंग्लिश में सीख लें और इंग्लिश वाले हिंदी में सीख लें। और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग होता है क्या, स्थायी, ठीक है। ये हो गया, इतना सब हम देखेंगे किसमें, लेजिस्लेचर विधायिका में, ठीक है। और ये यूनियन का ही अंदर एक पार्ट है क्या, जुडिशरी, इसी के अंदर जुडिशरी और जो जुडिशियल सिस्टम लिखा हो उसको हम देखेंगे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देखेंगे, और जो जुडिशियल सिस्टम है उसको देखेंगे, इनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, ठीक है, उसको देखा जाएगा, ठीक है। इतना सब हम देखेंगे। सो चलते हैं आगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर किससे, प्रेसिडेंट से। किससे शुरू करते हैं सर, प्रेसिडेंट से, ठीक है। अभी कौन है प्रेसिडेंट, ये हमें पता ही है सर, ठीक है। अब सबसे पहले सर आर्टिकल, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जिसमें। सो आर्टिकल 52 क्या कहता है भैया, कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। अब देखो, अब इनकी भी चेन बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या हुआ भैया, अगर आप पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, पहले ये बताना पड़ेगा ना भैया प्रेसिडेंट होगा तो एक इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी चीज, उसके पास शक्ति कैसी होगी, ठीक है, कि भैया उसका उसका काम क्या रहेगा, भैया वो क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव का हेड रहेगा, कार्यपालिका का क्या रहेगा, हेड रहेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगी, कार्यपालिका की पूरी शक्ति निहित रहेगी उसके अंदर, ठीक है, कार्यपालिका की पूरी शक्ति। और ये जो पोस्ट रहेगी सर कैसी होगी, इलेक्टेड होगी। हमारे प्रेसिडेंट का क्या होगा सर, इलेक्शन, ठीक है। अभी देखिएगा इंटरव्यू में कई लोगों से ये चीज पूछी जाएगी कि भैया प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है, ठीक है, या अपॉइंटेड है, सॉरी, ठीक है, या नॉमिनेटेड अपॉइंटेड, ठीक है। अब इसी इलेक्शन में अगर इलेक्टेड है तो सर कैसा इलेक्शन होगा, ठीक है, क्या डायरेक्ट इलेक्शन होगा, क्या इनडायरेक्ट होगा। अच्छा इलेक्शन चलो चुन लिया गया, ठीक है, इलेक्शन हो गया, तो भैया ये कितने समय के लिए रहेंगे, इनका टेन्योर क्या होगा, इनका कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। चलो आपने कार्यकाल भी बता दिया, ठीक है। क्या ये दोबारा बन सकते हैं, कैसा, क्या अमेरिका की तरह क्या ये दोबारा बन सकते हैं, ठीक है, री एलिजिबल है, ठीक है। दोबारा बनने के लिए क्या अमेरिका जैसा, जैसे अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन गया उसके बाद जो है उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है, ठीक है। सो ऐसा हमारे इंडिया में भी है क्या, तो ये आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, इससे संबंधित हो गया। फिर इसी के बाद अच्छा ठीक है, चलो अपन ने इनको दोबारा भी चुना जाए। अच्छा ये बता दो भैया आप कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है, ठीक है, चुने जाने के लिए योग्यता, इनकी योग्यता क्या होगी चुने जाने के लिए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अच्छा इनके, अब ये कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ये आर्टिकल 2 बार आ गया, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन में देख लिया है। अब इनकी जो ऑफिस होगी जो होल्ड करेंगे उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगे, ठीक है, सेवा शर्तें क्या होंगे, ठीक है, कार्यकाल की दशाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 60, इसको सर रट्टा मार लीजिएगा, आर्टिकल 60 हमारे संविधान में शपथ किस में दी गई है सर, आर्टिकल 60 में, ठीक है, शपथ दी गई। अच्छा ये भी याद रखिएगा आप, आपने पढ़ा होगा शेड्यूल। अब देखिए राष्ट्रपति हमारे लिए कितने लोग कहते हैं ना कि सर राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पढ़ा होगा सर कि शेड्यूल के अंदर शपथ दे रखी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी था, कब, 2022 में आया है शायद, है ना, कि किस शेड्यूल में, ठीक है, शपथ दे रखी है, तो किस में है सर, पार्ट शेड्यूल 3 में, ठीक है।
अब लेकिन राष्ट्रपति इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट है सर कि इनके लिए अलग से एक आर्टिकल बनाया गया है, समझ रहे हो आप? इनके लिए क्या करा गया है? एक अलग से आर्टिकल ही बना दिया गया है, ठीक है ना, शेड्यूल में ना रख करके इनके लिए एक अलग से अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। सो इसलिए ये क्या है, एक महत्वपूर्ण पोस्ट है। फिर इनको हटाने की इनकी ठीक है, हटाने की प्रक्रिया होती है, इसको कहा जाता है क्या, महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। और ये दी गई है आर्टिकल 61 के अंदर, ठीक है। और अब चलते हैं आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 62 में क्या है कि भैया अगर राष्ट्रपति के चुनाव जो कराने का समय है, ठीक है, अगर कोई वैकेंसी हो गई है तो आपको जो है ना चुनाव कराने के लिए जो समय होगा वो आपको 6 महीने के अंदर कराना ही पड़ेगा, 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, याद रखिएगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति में लिखा गया है कि एज सुन एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके करा दीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि किसके अंदर लिखा हुआ है, हमारे इसके लिए राष्ट्रपति जी के लिए क्या लिखा हुआ है कि भैया 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा, विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। ओके, सो ये है यहाँ पे डिफरेंस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है, वैकेंसी को फिल करने के लिए। नाउ चलते हैं आगे, आई होप इतने आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति हो गया, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, ठीक है। देन उनका चुनाव होगा राष्ट्रपति जी का। फिर उसके बाद चुनाव करने का तरीका क्या होगा, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। और उनके पुनर्चुनाव की अर्हताएं क्या होगी, ठीक है, दोबारा री एलिजिबल होंगे तो वही कितनी बार के लिए री एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उनके योग्यता क्या होगी, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या हो रहेगी, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या रहेंगी ऑफिस की, देन उनका ओथ और उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस। सो चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, प्रेसिडेंट क्या है भैया, हमारे इंडिया का, इस इंडियन स्टेट का हेड, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हेड ऑफ स्टेट, HOS, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये क्या होते हैं भैया, भारत के पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और ये एक्ट एज सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन, ठीक है ना, भारत की एकता, अखंडता और एकजुटता के क्या होते हैं, प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। सो अब क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा, क्या कहा कि भैया ये क्या होगा, जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो सर आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इलेक्टेड में भी कैसा होगा, इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड होगा या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, ठीक है। सो आंसर इज कि भैया इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, क्या होगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। तो इसके इलेक्शन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, इसी पार्टिसिपेशन को कहा जाता है क्या, इलेक्टोरल कॉलेज, जो जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। अब देखो एक चीज समझ लो कि संसद के अंदर जब भी आपको ऑप्शन क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि भैया इनमें से कौन जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज में कौन जो है निर्वाचन मंडल के सदस्यों में है ना, किन मंडल निर्वाचन मंडल सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है। तो आप जो है ना एक चीज याद रख लो, ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको पकड़ना है इलेक्टेड, जहां भी इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड वर्ड दिख जाएगा आपको बस, ठीक है, आपका काम हो गया, आप मतलब आपको आंसर मिल गया, ठीक है। कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, संसद के अंदर जो भी चुन के आए हैं, जो भी लोग संसद के अंदर चुन के आए हैं वो क्या करेंगे, इनका चुनाव, वो इनके चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर। और विधानसभा में याद रखिएगा, विधानसभा में जो जनता के द्वारा चुन के आए, ठीक है, जनता जिनको वोट करेगी किसमें, विधानसभा में, विधान परिषद का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, याद रखिएगा, विधान परिषद का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, MLC पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और विधानसभा में भी जिनको हमने चुना है वही क्या करेंगे, हमारे लिए राष्ट्रपति चुनेंगे। समझ में आ गया आपको? और सेम चीज, क्योंकि हमने चुना है किसको, अब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है वहां पे भी क्या होते हैं, लोगों द्वारा चुने जा रहे हैं विधानसभा के अंदर लोग, जो हमारे कौन है, विधायक वगैरह, ठीक है। तो इनके लिए भी क्या होगा, ये लोग भी क्या करेंगे भैया, पार्टिसिपेट करेंगे किसके, इलेक्शन के अंदर, समझ गए। सो लास्ट जो क्वेश्चन आया था 2022 में उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी ये, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, इसके अंदर ना स्टेट के अंदर ही जो कई लोग ये बोल रहे थे कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, या क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन जो संविधान के अंदर अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उसके अंदर जो स्टेट्स की डेफिनेशन है उसी के अंदर इनको भी इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, इसीलिए वो ऑप्शन सही था। सो चलते हैं आगे, ये हमने देख लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस क्या पकड़ना है आपको, इलेक्टेड, चाहे इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, बस इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के, ठीक है, इतने ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे बस। अब क्या होता है, जो मैनर कि भैया इलेक्शन होगा कैसे, ठीक है, और मैनर ऑफ इलेक्शन के लिए हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 55, क्या पढ़ा था, आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन के लिए कौन सा पढ़ा था, आर्टिकल 55। तो भैया प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तरीके से होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कैसे होगा, एकल संघ, एक मिनट क्या है,
अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, और जो कि कैसे तय किया जाएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, ठीक है। और ये क्या रहेगा सर, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन में क्या होता है ना, ये हमारा क्या होता है, बैलेट जो है ना, ओपन बैलेट आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है, जो वहाँ पे ऑफिसर बैठा रहता है, ठीक है, या पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहता है, एक कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा देगी, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, ओपन बैलेट उसको करना पड़ता है। बट ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहेगा ना, इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। क्या होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, ये याद रखिए, क्योंकि क्या होता है, अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था उसमें कई जो विपक्ष वाले थे उन्होंने क्या करा, क्रॉस वोटिंग करी थी, ठीक है, वो बात अलग है, हम देखेंगे बाद में क्रॉस वोटिंग क्या होता है, ठीक है। अब यही सिस्टम क्या करता है, ये हमने ऐसा बात ये कि ऐसा सिस्टम क्यों चुना, क्योंकि ये इंश्योर करेगा भाई क्या, कि भैया एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला जो है ना कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार एब्सोल्यूट जो मेजोरिटी रखेगा वही क्या करेगा, जीत के आए, यानी कि भैया 50% +1 का, ठीक है, 50% +1 जो है वोट लेके आए, ठीक है, तभी तो वो जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। और यही कमी है क्या, किसके अंदर, एफपीटीपी के अंदर, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा 2023 के मेंस में, किसने, आयोग ने, एमपीपीएससी ने, कि भैया एफपीटीपी के बारे में कमेंट करिए, ठीक है, अभी क्वेश्चन आया हुआ था ये। और जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स होंगे, जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी विवाद और शंकाएं खड़ी होंगी, उसका निपटारा कौन करेगा, उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, समझ रहे हो, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, सो चलते हैं आगे, ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सर कि ये आपने बता दिया कि क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो होगा, लेकिन इसके अंदर भी सर ये बताइए कि कैसे क्या वोटिंग होगी, क्या होता है हमें नहीं पता, ये कैसे आती है इसकी वोटिंग, ठीक है। सो देखो, अब होता क्या है ना, ये आपको लक्ष्मीकांत के अंदर आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, ये 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं वहां पे, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, हमारे संविधान ने, सबको पता है सर, आर्टिकल 14 ले रखा है, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, और ये इक्वेलिटी ना आपको वोटिंग में भी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो हमारे, ठीक है, जो सांसद वगैरह होते हैं वो सब बराबर, देखो अभी बताता हूँ कैसे होता क्या है। अब इलेक्टोरल कोटा क्या है, इसके अंदर क्या होगा कि आपको जितने भी वैलिड वोट्स हैं, ठीक है, मतलब इलेक्टोरल कोटा की मतलब जीतने के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, सपोज, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला क्या है आपका, देखो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स होल्ड अपॉन 1+1, यानी ये हो गई तुम्हारी आपकी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, मान लीजिए ये एक्स है, +1, ठीक है, ये x+1, ये +1 हमेशा रहेगा, ठीक है। और जो जितने वोट चाहिए, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें +1 ऐड किया जाएगा, सपोज देखो अब मैं बताता हूँ क्या है, मान लो 100 लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उम्मीदवार कितने होते हैं, उम्मीदवार होता है एक, ठीक है, और हमने देख लिया +1 हमें करना है इस फॉर्मूले में, ठीक है, और जो भी वोट आएगा, आंसर आएगा, उसमें +1 के बराबर वोट चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, 100/2 +1, यानी कि क्या हुआ, 50%+1, यानी कि कितना आया, 51%, और यही क्या है, यही तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है सर, 50% से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 50%, ये आ गई वोटिंग, देखो, ठीक है। ऐसा ही सर अब ये चीज सर मैं यहाँ पे एक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि होगा क्या, राज्यसभा के अंदर क्या होता है, राज्यसभा के अंदर वो इलेक्शन होते हैं 4-4 5-5 सीट पे, ठीक है, 4 से 5 सीट, या मान लो 20 से 30 सीट पे, ठीक है, तो जैसे कि अब राज्यसभा में मान लीजिए 4 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, सो 100/4 +1 +1, ठीक है, तो 100/5 +1, कितना आया आंसर, 21, यानी कि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कितना चाहिए, 21 वोट्स चाहिए, ठीक है, ये, और ये क्या रहेगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी रहेगी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, समझ रहे हो आप, ये ऐसा आप समझ गए। इसीलिए यहाँ पे जो है ना, इसको एक्स ले लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 इसलिए दे रखा है क्योंकि ये अपन प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख रहे हो, प्रेसिडेंट में सीट कितनी वेकेट होती है, कितनी सीट खाली है, मात्र एक, एक ही सीट के लिए तो चुनाव हो रहा है, प्रेसिडेंट एक ही बनेगा, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो होता क्या है, अब होता यह है कि हम, इनका जो इलेक्शन होता है वो वैल्यू ऑफ वोट से चलता है, कैसे चलता है, वैल्यू ऑफ वोट से, ठीक है, जस्ट मिनट रफ कर दूं इसको, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट से चलता है। अब होता क्या है देखो, अपन वैल्यू ऑफ वोट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वोट निकालने के लिए सबसे पहले ना आपको अपने स्टेट की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए,
ठीक है, अपन निकालेंगे सबसे पहले कि भैया एक एमएलए की वैल्यू कितनी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वैल्यू ऑफ एमएलए, ठीक है, एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है। इनकी वैल्यू तो सर अलग ही होती है, इनके वोट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्टेट की पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके जो है कितने विधायक जो है इलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कितने विधायक या टोटल उस विधानसभा में कितने विधायक चुन के आते हैं, नंबर ऑफ एमएलए, ठीक है। और ठीक है, इंटू 1/1000। अब ये क्यों करते हैं इसको भी बताऊंगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब देखो क्या होगा। अब जैसे अब आप देख लो अपन कहाँ के रहने वाले हैं, एमपी के। सो एमपी की अपनी पॉपुलेशन कितनी है, 7, 26, 26, 809। टोटल हमारे यहाँ विधायक कितने चुने जाते हैं, 230, ठीक है। अगर जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो अप्रोक्स आपके पास आती है 3157678, सॉरी 76873, ओके, इतनी वैल्यू आती है। अब देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है, वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको जो है ना एक राउंड फिगर लाने के लिए, मतलब इसको जो है ना काउंटेबल फिगर लाने के लिए क्या किया जाता है, इसको वन बाय किसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है, किससे 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 315.76, ठीक है। ये आ गई। अब आप आसानी से बता सकते हो कि भैया एक वैल्यू हमारे एमपी के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर एक विधायक के वैल्यू वोट की वैल्यू कितनी हो गई सर, कितनी हो गई, 315 हो गई, ठीक है। ये तो हो गई एक एक विधायक की, ठीक है। टोटल कितने विधायक हो गए, 230। तो सब अब इनका क्या करेंगे, सारे पूरे 230 के विधायक के अपन ने जोड़ लिया, ठीक है, पूरी हमारी ये हो गए। अब ऐसे ही क्या करते हैं, ऐसे ही यूपी वाला अपने राज्य के जोड़ लेगा, ठीक है। और गुजरात वाला अपने राज्य के जोड़ लेगा, ठीक है। राजस्थान वाला अपने राज्य के जोड़ लेगा, ठीक है। जब ये सब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पूरे इंडिया का आपने जोड़ लिया, ठीक है। ये हो गया देखो, ये अब यहाँ तक पहुंच गए अपन, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें निकालनी है सर संसद के वोट की वैल्यू, एमपी जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो सांसद हैं उनके वोट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया पूरा, ऐसे ऐसे करके अपन ने पूरे इंडिया के वोट की वैल्यू निकाली। अब देखो क्या होगा, समेशन कर दिया पूरे स्टेट्स का, सारे स्टेट के जितने भी वो एमएलए के विधायक के वोट थे वो सब अपन ने जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या करा, ठीक है, इसको जो है ना टोटल, अब हमारे यहाँ टोटल सांसद कितने चुने जाते हैं, वो पूरे टोटल सांसद, ठीक है, चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, चुने कितने जाते हैं उन सबका नंबर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जैसे कि 543 प्लस, ठीक है, कितने चुने जाते हैं, 230 के अप्रोक्स है ना, हाँ 230 के अप्रोक्स। अब जो भी जोड़ देंगे आप, ठीक है, 773, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो सकता है इस वाला फिगर, ठीक है। सो अभी जो भी वैल्यू आएगी ना उसको 773 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी फिर जो फिगर आएगा वही क्या होगी, हमारे वैल्यू ऑफ वोट किसके, एमपी के वोट की वैल्यू होगी, ठीक है। और ऐसे ही सारे एमपी क्या होंगे, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सबके वोट के वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। सबके वोट की क्या होती है, वैल्यू बराबर होती है। इन्हीं चीज को समझ रहे हो, अपन ने क्या करा, सबको बराबर कर दिया। स्टेट के लेवल के जो स्टेट का एक विधायक होगा उसके वोट की वैल्यू बराबर हो गई, जो राज्यसभा के अंदर लोकसभा के अंदर जो चुन के आ रहा है उनकी, उनको एमपी जो बोल रहे हैं, ठीक है, जो सांसद बोल रहे हैं, ठीक है, उनकी भी क्या हो गई, उनके वोट की वैल्यू भी सभी की क्या हो गई, बराबर ही हो गई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्मिटी इन दी स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यूनिफॉर्मिटी यानी कि हमने क्या करा भैया, एक रूपता लाके रखी है, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व में, ठीक है। फिर यही लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। और ठीक है, अब वोटिंग कैसे होगी, एक मिनट, ठीक है, ये तो हो गया। अब सर इनका वोटिंग बता दीजिए कि वोटिंग कैसे होती है इनकी, ठीक है। सो वोटिंग के लिए देखो क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको एक खाली स्लाइड लेके समझना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अब देखो क्या होता है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो होता क्या है, मान लो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए कितने, 4 लोग, ठीक है। कितने लोग खड़े हुए, 4 लोग खड़े हुए कैंडिडेट, ठीक है, ए, बी, सी और डी,
ठीक है, ये 4 लोग खड़े हो गए, ठीक है, और वोट डालने वाले कितने लोग हैं, ठीक है ना, वोटेड बाय 100, ठीक है, 100 लोग इनके लिए वोट डाल रहे हैं, ठीक है, 100 लोग वोट डाल रहे हैं। अब होता क्या है, हमने क्या पढ़ा है, सिंगल ट्रांसफर वोट। अब इसमें क्या होता है ना, आपको चॉइस फिल करनी है, ठीक है, चॉइस या सॉरी प्रेफरेंस देना है, ठीक है, प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस के बेसिस पे सपोज जो पहला पर्सन वन, जो पहला आदमी वोट डालने आएगा, उसने क्या करा, बोल दिया ए को मैं पहली प्रायोरिटी पे रखूंगा अपनी, बी को रखूंगा सर तीसरी पे, सी को रखूंगा दूसरी पे, और डी को रखूंगा चौथी पे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बंदा आता है, ठीक है, ये कहता है कि नहीं भाई साहब मैं तो ए को चौथे पे रखूंगा, इसको बी को भाई साहब तीसरे पे रखूंगा, और इनको इनको रखूंगा पहले पे, और इनको रखूंगा, एक मिनट, इनको रखूंगा दूसरे पे, इनको पहले पे, और इनको तीसरे पे, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्या कर रहे हैं, सब अपनी अपनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या देखो, 100 लोगों ने अपनी अपनी 100 प्रेफरेंस दे दी, ठीक है। अब मान लो ए को प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस जो, अब वोट वही काउंट होगा जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिली है, ठीक है, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिली है, ठीक है, जिसको जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है उसका वही वोट काउंट होगा, ठीक है। सो इनके मिल गए 40 वोट, ये हो गए भाई साहब 30, ठीक है। अगर मान लीजिए इनको मिले हैं 20 और इनको मिले हैं क्या 10, ठीक है। अब ये क्या देखो, सबको इतने वोट मिल गए। अब क्या होगा, जो लास्ट आएगा, जो लास्ट आया जिसके सबसे कम वोट हुए, जिसके सबसे कम वोट हुए, उनकी खुलेगी भाई साहब पर्ची, ठीक है। इनकी पर्ची खुली, इनकी पर्ची में, ठीक है, अब पहली प्रेफरेंस जितनी भी इनकी, इनको 10 वोट मिले हैं, अब इनकी 10 पर्ची खुलेंगी, ठीक है। तो इनकी 10 पर्ची में पहले स्थान पर तो यही रहेंगे, लेकिन अब इनका दूसरा स्थान चेक करा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दूसरे स्थान पर मान लीजिए, ठीक है, जो भी रहा हो, ठीक है, दूसरे स्थान वाले ए जो रहा है, ए को मिले हैं कितने, मान लो 6 7 वोट मान लो, ठीक है, ठीक है। बी को मिले हैं कितने, 2 वोट, और सी को मिले हैं 1 वोट। तो अब ये क्या होंगे देखो, ये ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, इनके में, जो ए के होंगे वो ए के पास चले जाएंगे, ठीक है, 47 हो गए, ठीक है। बी के पास हो गए कितने, 32, ठीक है, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और ये हो गए सी के पास, कितने हो गए, 21, 21 हो गए। अब देखो क्या हुआ, इसके हो गए सर, बी के हो गए 21। अब इन तीनों में किसके ज्यादा हुए, सॉरी किसके सबसे कम रह गए, 21 सी के। अब इनके पर्ची खोली जाएगी भाई, इनकी पर्ची खोली जाएगी, ठीक है, इनकी पर्ची खोली गई। अब इनकी पर्ची खोली गई तो क्या होगा, पहली प्रेफरेंस तो यही रहेंगे, है ना। अब इनकी दूसरी प्रेफरेंस चेक करी जाएगी, मान लो दूसरी प्रेफरेंस में सारे वोट, दूसरी प्रेफरेंस में सारे वोट किसको मिले हैं, बी को, ठीक है, और ठीक है, इसमें ए की प्रेफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरे 21 के 21 वोट किसको चले गए, पूरे 21 के 21 वोट चले गए सर किसको, बी को, और बी बन जाएंगे सर विनर। ये होगा कितने, 51, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, जो हार रहा था अभी तक सेकंड स्टेज में, वो आकर के यहाँ जीत गया। अगर, और अगर मान लो, वो डिपेंड करता है कि सर यहाँ पे कितने प्रेफरेंस में किसको कितने मिले हुए हैं ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए बी के अंदर जो कितने वोट थे इनके, 21, 21 में से अगर 14 भी किसको मिल जाते, बी को, और सेकंड प्रेफरेंस पे जो रहते, ठीक है, और 7 वोट जो है सेकंड प्रेफरेंस पे ए को होते, तो ये 7 वोट किसको ट्रांसफर हो जाते, किसको, इनको, ठीक है, ए को। और ए के पहले से हमें पता है कितने, 40 + 7, ठीक है, ओके, ये हो गया 50, और ये हमारे कितने हो गए, जस्ट अ मिनट। तो ठीक है सर, इस तरीके से क्या होगा, बी जो ए वाले कैंडिडेट होंगे वो इसमें जीत जाएंगे, ठीक है। सो कुल मिला के आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, कैसे वोट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जो पर्चियां, जो हारता जाएगा उसकी पर्ची खुलेगी, और उसके अंदर उसकी प्रेफरेंस को छोड़ करके जो उसकी सेकंड नंबर की प्रेफरेंस रहेगी, उसके वोट काउंट किए जाएंगे, और जिसको वो वोट जाएगा उसी को क्या करेगा, वो वोट ट्रांसफर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेज जाएगी। और इस तरीके से क्या होगा, जब तक हमें विनिंग कैंडिडेट नहीं मिल जाएगा ये प्रोसेस चलती रहेगी। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमारी प्रोसेस कैसे काम करती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोसेस कैसे काम करती है, ओके। सो चलते हैं आगे, ठीक है, इतना हो गया। अब हम चलते हैं सर हमारे प्रेसिडेंट जी की क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन भैया, ये चारों सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा केवल सिटीजन लिखा हुआ है, ठीक है।
ऑफ इंडिया, इसके अंदर नेचुरल और है ना वो सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नेचुरल होना चाहिए सिटीजन, या ठीक है ठीक है बाय, जो सिटीजन एक्वायर करने की जो 5 मेथड्स होती हैं उनमें कोई सी भी डिफाइन नहीं है, बस सिटीजन लिखा हुआ है, यानी कि बस सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी मेथड से हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ही शुड हैव, और कम से कम एज कितनी हो, 35 हो, 35 साल की एज कंप्लीट कर रखी हो, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए। और याद रखिएगा यही चीज वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राज्यसभा, कि भैया राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया सब इनकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब चलते हैं ओथ और अफर्मेशन। अब देखो ओथ मैंने बताया कौन से आर्टिकल में थी, आर्टिकल 60, ठीक है। और इनकी ओथ कितनी इंपॉर्टेंट है कि भैया इनके लिए अलग से एक आर्टिकल देना पड़ा है, ठीक है। इनकी ओथ जो है शेड्यूल में जैसे एमपी और एमएलए की होती है उनमें नहीं है, शेड्यूल में नहीं है, इनकी ओथ काय में है, अनुच्छेद के अंदर है, ठीक है। तो देखो इनके अंदर ना ये वाला है, भैया अपने ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से निष्पादन करेंगे, तो ये सब तो पता ही है, लेकिन ये चीज याद रखिए, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, पीपीडी, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है। प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, यही 3 शब्द मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। इनका काम क्या है, ठीक है, यही। और इनकी ओथ को एडमिनिस्टर कौन करेगा, इनकी ओथ को एडमिनिस्टर कौन दिलाएगा इनको ओथ, ठीक है। इनको शपथ दिलाएंगे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और अगर उनकी एब्सेंस, अगर मान लीजिए वो पद नहीं, वो पद पर नहीं है, ठीक है, तो उनकी जगह कौन, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। आगे कितनी कहानी, चलते हैं आगे। कंडीशन ऑफ सर्विसेज, अब इनकी ऑफिस की कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। इनकी ऑफिस की कंडीशन जो है कि भैया ये जो है किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी भी हाउस के ठीक है मेंबर नहीं होने चाहिए, आइदर इट में भी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ना ही लोकसभा के ना ही राज्यसभा के। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इनको जो है ना एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, ठीक है ना, बिना मतलब बिना कोई ना कोई रेंट देना है ना कोई एंटाइटलमेंट वगैरह, ये अपना राष्ट्रपति भवन क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और इनकी जो सैलरीज वगैरह होंगी वो कौन डिटरमाइन करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन कि भैया कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट खुद ही डिसाइड कर लेंगे, वो ऐसे ही 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो कौन डिसाइड करेगा, भैया संसद डिसाइड करेगी, ठीक है। कौन 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 बताएगा कि इनकी सैलरी कितनी होगी, तो भैया कौन, संसद तय करेगी। और इनके इमोल्यूमेंट्स और अलाउंस भत्ते वगैरह जो होंगे उनको जो है ना, जब ये कार्यकाल के दौरान उनको कम नहीं किया जा सकता, कार्यकाल के दौरान उनको जो है ना परिलब्धियां कम नहीं किए, भत्ते कम नहीं किए जा सकते उनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है। कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते और ये जो परिलब्धियां हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, तो ये सब हो गए, ठीक है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे भी अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन याद रखिएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केवल लिखा हुआ कहीं भी संविधान में ये डिफाइन नहीं है, क्या है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में कहीं भी, ठीक है। बस केवल जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो जजमेंट्स आती हैं, ठीक है, उसके अंदर ही बताया गया है, ठीक है, कि भैया ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगा या ये चीजें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। समय समय पर ये सुप्रीम कोर्ट बताती रहती है। सो अब चलते हैं आगे कि भैया टर्म, इम्पीचमेंट और वैकेंसी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट जी, नहीं क्या, ये चुने जाते हैं 5 ईयर के लिए, इसके लिए 5 साल के लिए, ठीक है, 5 ईयर के लिए। अब होता क्या है, अब देखो 5 साल ऐसा तो नहीं है, अब इनके पास क्या ऑप्शन है, या तो अगर इनका मन नहीं है, ठीक है, इन्होंने बोला कि भैया मुझे करना है रिजाइन, 5 साल से पहले भी छोड़ सकते हैं, या तो ये रिजाइन करते हैं, ठीक है। या तो फिर है ना, एक होती है इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, ठीक है। और एक चीज होती है कि भैया इनको जो है ना क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए इनके ऑफिस से, ठीक है, हटा दिया जाए, ये सही से काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी इसी चीजों में हम देखेंगे आगे अभी कि क्या, किस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। तो टर्म ऑफ ऑफिस क्या हुआ, 5 ईयर का हो गया। और ये 5 ईयर बिल्कुल आपके किससे, जिस डेट से एंट्री, अगर देखो अभी आपकी डेट में आपको सारी दिखाऊंगा डेट, ठीक है, ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस तारीख से डेट उसमें आए हैं ना उस तारीख से अगली जो 5 साल रहेंगे वहां तक, अगली तारीख तक गिना जाएगा, ठीक है, ये 5 साल पूरा। और ये क्या होते हैं भैया, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं कितने भी टाइम के लिए, ठीक है, कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना। और रिजाइन फ्रॉम ऑफिस किसी भी तरीके, मतलब किसी भी टाइम पे अपनी ऑफिस से रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे भैया, ये याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। देखो अब कोई कहता है वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं है देश के अंदर, ठीक है, कोई काम, अगर प्रेसिडेंट छोड़ के जा रहे हैं तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, समझ रहे हो, छोड़ के जा रहे हैं तब, ठीक है।
और वैकेंसी कब कब होगी, वैकेंसी कब होगी, ठीक है, रिक्ति कब होगी, जब एक्सपायर, जब उनका 5 साल का टर्म खत्म हो जाए, या उनका रिजाइन कर दे, जो ये जो मैं अभी समझा रहा था, ठीक है। और या तो फिर उनकी रिमूवल प्रोसेस हो गई है, ठीक है, इम्पीचमेंट या महाभियोग की महाभियोग, ठीक है, इसको महाभियोग क्यों कहा जाता है वो भी अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। और या तो फिर डेथ हो गई है, या अदरवाइज दूसरी चीज है, ठीक है, कि जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह होल्ड कर रखा है, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, तो इसके अंदर भी, ठीक है, अदरवाइज में कंसीडर किया जा सकता है। अब चलते हैं आगे। ये हिंदी वालों के लिए। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है सर, इम्पीचमेंट, ठीक है। अब होता क्या है, आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है हमारे कि भैया राष्ट्रपति का टेन्योर क्या होगा, ठीक है। आर्टिकल 56 में टेन्योर में जब बताते हैं कि भैया 5 साल के अंदर है ना, 5 साल तक रहेंगे, और 5 साल तक नहीं रह पाएंगे तो भैया किस किस तरीके, या तो रिजाइन कर दें, है ना, या तो फिर क्या करते हैं भैया, रिजाइन कर दें, या उनकी ऑफिस के अंदर डेथ हो जाए, या उनको हटा दिया जाए, ठीक है, तो रिमूवल, ठीक है। और ये रिमूवल की प्रोसेस, ठीक है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया। और ये कहाँ डिफाइन है सर, आर्टिकल 61 में, ठीक है, आर्टिकल 61 में। अब देखो, इम्पीचमेंट क्यों बो है ना, इम्पीचमेंट की प्रोसेस, सबसे पहले तो इसका आधार क्या होगा, इम्पीचमेंट अगर आपको है ना महाभियोग करना है, तो सर इसका आधार क्या होगा, इसका आधार होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किस आधार पे लाया जाएगा, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तब ये क्या होगा, लाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसकी परिभाषा कहीं भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई वायलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, कब जो है संविधान क्या हुआ, वायलेट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है इसके प्रोसेस में, इसकी प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, इसकी प्रोसेस कहाँ लिखी हुई है, हम आर्टिकल 61 में, इसको 2-3 बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर आपको शुरुआत करनी है महाभियोग की प्रक्रिया की, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जो है 1/4 मेंबर्स जिस भी हाउस में ला रहे हैं, आइदर देखो पहली चीज तो किस हाउस में आएगा, किस हाउस में आ सकता है, तो लोकसभा में भी आप ला सकते हो, ठीक है, और राज्यसभा में भी, इनके लिए, ठीक है, रेजोल्यूशन ला सकते हो, ठीक है, मोशन मोशन पास, ठीक है, मोशन लाओगे कि भैया हमें जो है इनको रिमूव करना है, ठीक है, एक मोशन मूव करोगे कि भैया हमें जो है राष्ट्रपति को रिमूव करना है, ठीक है। तो ये या तो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, जिस भी हाउस में आएगा, किसी में भी आए, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसको साइन होना चाहिए उसको, ठीक है, 1/4 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर राज्यसभा में आ रहा है तो भाई, ठीक है, उस मेंबर, उनके मेंबर्स के 1/4 यानी 25% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और या 25% लोकसभा में आ रहा है तो वहां के 25% मेंबर्स उसको साइन करें, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर क्या होगा, राष्ट्रपति जी को, इनको जो है 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, कि भैया प्रेसिडेंट को, भैया आपके जो है ना हटाने की, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए ये नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप इस पे देखिए क्या करना है क्या नहीं, मतलब ये अपना जो भी होगा, इनको मतलब 14 दिन का टाइम मिलेगा बस, ठीक है। अब क्या होगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये पहला हाउस सीधे, इनको नोटिस मिला, 14 दिन का वेट करा, और क्या होगा, ये हाउस क्या करेगा, वोटिंग करेगा, ठीक है। पहला हाउस, जिस भी हाउस में एंटर हुआ वहां पे क्या होगा, सीधा वोट होगा, ठीक है, वोटिंग होगी, और ये वोटिंग होगी 2/3 इफेक्टिव, प्रेजेंट एंड वोट होगा, और इफेक्टिव होगा, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोट और इफेक्टिव होगा, ठीक है, यानी कि ये, ठीक है, टोटल हाउस के मेंबर्स हैं, ठीक है, 543, उसमें से, ठीक है, प्रेजेंट कितने भी हों उससे मतलब नहीं है, उनकी इफेक्टिव मेजोरिटी 543 का 2/3, 60%, जो संविधान के अंदर टर्म लिखी हुई है कि नॉट लेस देन 2/3, ठीक है, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया क्या, वोटिंग का, कि भैया एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी के अंदर भी एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी, ये सबसे टफ मेजोरिटी होती है किसी भी प्रेसिडेंट को, मतलब कहीं किसी भी देश के रिमूव करने के, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इतना हो गया, 14 डेज का नोटिस हो गया, और पहले हाउस ने क्या करा, वोटिंग भी कर दी, अगर ये पहले हाउस से हो गया पास, ठीक है, पहले हाउस से क्या हो गया, पास हो गया 2/3 इफेक्टिव मेजोरिटी से, अब क्या होगा, ये जाएगा, ठीक है, किसमें, दूसरे हाउस में, कहाँ गया पेन, ये जाएगा दूसरे हाउस में, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो हाउस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को,
कि भैया जो इनके ऊपर है ना आरोप लगाए गए हैं उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कौन करेगा, दूसरा हाउस करेगा, याद रखिएगा दूसरा हाउस, ठीक है, अदर हाउस, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा। अगर राज्यसभा में मान लीजिए राज्यसभा में इनका रिमूवल आया तो भैया 1/4 लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन करके दिया कि भैया है ना हम लोग चाहते हैं कि भैया राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया करी जाए, ठीक है, फिर ये क्या करेंगे 2/3 से इसको पास करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से, और फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होगा दूसरे हाउस में, अब ये जाएगा लोकसभा में, अब ये लोकसभा क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जांच करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, तो याद रखिएगा सेकंड हाउस हमेशा जो दूसरा हाउस रहेगा वो क्या होगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउस कौन कौन सा होता है, ठीक है, क्योंकि और ठीक है जजेस वगैरह रिमूव होंगे तो वो पहले हाउस में ही इन्वेस्टिगेट होंगे, ठीक है, जबकि इनके में क्या होता है सेकंड हाउस जो है ना वो होता है क्या, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, और अदर और हाँ, अब क्या होगा, अब इनके ऊपर क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा कि भैया अगर मान लिया कि जो इन्वेस्टिगेशन चार्जेस हैं वो सही है, ठीक है, कि चार्जेस जो हैं वो क्या है, सही है, इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तो फिर क्या होगा, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा मेजोरिटी से, ये भी क्या होगा 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोट से मतलब नहीं है, इसकी भी 2/3 की मेजोरिटी होगी इफेक्टिव वाली, ठीक है, फिर उससे क्या होगा, ये पास हो जाएगा, और जैसे ही पास हुआ भैया, जैसे ही ये मोशन पास होगा, रेजोल्यूशन पास होगा, वैसे ही प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रेसिडेंट हो जाएंगे रिमूव, प्रेसिडेंट हो जाएंगे रिमूव, ठीक है, और ये हो जाएगी महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, और इसीलिए ये देखो अब होता क्या है, आमतौर पे जितने भी बिल या एक्ट आते हैं, बिल आते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज आएगी उस पे लास्ट में फाइनली साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट, उसके बाद ही वो एक्ट बनता है, लेकिन क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है, केवल जैसे ही ये सेकंड हाउस से पास हुआ उसी उसी टाइम से क्या होता है, प्रेसिडेंट अपनी ऑफिस से बाहर हो जाते हैं, यानी कि इनको प्रेसिडेंट के अब वो अपने खुद के रिमूवल के लिए साइन तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस है, तो इसीलिए क्या होता है, इस प्रोसेस को महाभियोग की प्रक्रिया बोला जाता है, जबकि जजेस की प्रक्रिया जो जजेस को रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, भले ही जज ये जो है हाउस क्या करेगा, वोट तो कर दिया इसने कि भैया 2/3 की प्रेजेंट एंड वोट, वहां पे वोटिंग अलग होती है, ठीक है, उनकी मेजोरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोट प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए रहती जज के केस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव हाउस की टोटल 2/3 चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेंगे फाइनली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भी जाता है, यानी कि समझ रहे हो जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेंगे उसको, उस पर साइन नहीं करेंगे, तब तक क्या हो रहा है, वो जज रिमूव नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होता है, ये प्रोसेस एकदम अलग, जज को रिमूव करने का प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है, और प्रेसिडेंट को प्रोसेस करने रिमूव करने का प्रोसेस अलग हो जाता है, अब आपको शायद डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे अलग होता है, इसीलिए जो जज की प्रोसेस की रिमूवल की जो प्रोसेस होती है उसको महाभियोग नहीं बोला जाता है, और इनकी प्रोसेस रिमूवल की प्रोसेस को महाभियोग बोला जाता है, ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही होती है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, और जब रिमूव हो जाते हैं तो अपनी ऑफिस से बाहर, सो अब देखिए, अब हम देखते हैं कि भैया इनकी शक्तियां क्या हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, अब इनको ना एकदम शॉर्ट में देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये सब हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे ना, ये बराबर आती चली जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर कि भैया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे, कैग को अपॉइंट करेंगे, सबको, ठीक है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेंगे ये भैया यूनियन टेरेटरीज को, ठीक है, और ये इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट करेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल का कौन सा आर्टिकल है इसको आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 263, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, और डिक्लेयर एनी, और किसी को भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, ठीक है, अभी अभी जो लद्दाख डिमांड कर रहा है वो कौन से, ठीक है, कौन से एरिया की डिमांड कर रहा है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव पावर इनकी विधायिका शक्ति क्या होती है कि भैया यही क्या करेंगे, हाउस को बुलाएंगे, समन करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, ये ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाएंगे, और फिर क्या करेंगे ठीक है, पहला जो सेशन रहेगा पार्लियामेंट का हर एक साल का उसमें ये क्या करेंगे, भाषण देंगे, और ठीक है वो लेके आएंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, फिर उसके बाद जो भी बिल आएंगे राज्यसभा लोकसभा से पास होकर के उन पे क्या करेंगे ये भैया साइन करेंगे, उन्हीं से क्या बनेगा, ये कानून बनेंगे, ठीक है, फिर फाइनेंशियल पावर होता है, मनी बिल बिना इनकी परमिशन के मनी बिल नहीं आ सकता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल पावर होगी इनकी, ठीक है, वित्त वित्त से रिलेटेड शक्तियां जो होंगी, ठीक है, और इन्हीं के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट, इसी को याद रखिएगा, संविधान के अंदर यही चीज है, बजट के नाम का कुछ भी चीज नहीं है संविधान के अंदर, संविधान के अंदर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर यही क्या करेंगे, फाइनेंस कमीशन को बनाएंगे, अभी कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन बनी है, ठीक है ना, कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन बनी है और कौन उसको प्रिसाइड कर रहा है ये आप बताइए, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ठीक है,
और ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को एडवांसेस वगैरह, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पे बाहर आएंगे। ठीक है, फिर जो जजेस के अंदर भी अपॉइंटमेंट यही करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे और पार्डनिंग पावर भी इनकी देखेंगे। तो फिर डिप्लोमेटिक पावर, भैया ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल फोरम पे, और क्या करेंगे, अपने डिप्लोमेट्स को भेजेंगे, ठीक है, दूसरे कंट्रीज वगैरह में। और इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट भैया किसके बिहाफ पे साइन होती है, ये भी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन होती है। ठीक है, फिर मिलिट्री पावर में हमें पता है भैया, हमारे जो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों फोर्सेस के, वो कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। और इमरजेंसी पावर्स देखेंगे, इमरजेंसी पावर्स के अंदर हमें आप तीन आर्टिकल्स याद रखिएगा, आर्टिकल 352, 356 एंड 360, ये तीनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, 52, 56 और 360। ठीक है, ये होती है क्या, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और ये होती है हमारी क्या, प्रेसिडेंट रूल। और ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। 352, 356 और 360, इन तीनों को लगाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास ही है। ठीक है, ये इनकी शक्तियां हैं, इनको डिटेल में आगे फर्दर हम पढ़ते जाएंगे तो और देखते जाएंगे, अभी बस इतना ही याद रखिए। अब चलते हैं आगे। अब वीटो पावर, वीटो पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की। ठीक है, सबसे पहले तो सर, वीटो का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। वीटो एक लैटिन शब्द से डिराइव है, जिसका मतलब होता है क्या, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। ठीक है, और ये शब्द आपने सबसे ज्यादा सुना होगा किसमें, जब यूनाइटेड नेशन के अंदर बहस चलती है और लोकल पार्टी से मुद्दा बनाते हैं कि हम भारत को क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या करेंगे, वीटो पावर दिलवाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली वीटो का मतलब अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो क्या होता है, पावर टू से नो, पावर टू से नो। ठीक है, ना कहने की शक्ति, ना कहने की शक्ति ही क्या है, वीटो पावर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, होता क्या है कि राज्यसभा लोकसभा ने बिल पास कर दिया। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा ने क्या करा, बिल कर दिया पास। ठीक है, अब ये बिल जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट है हमारे इंटीग्रेटेड पार्ट होते हैं किसके, लेजिस्लेचर के। ठीक है, सो इसीलिए बिल क्या जाएगा, इनके पास जाएगा। अब इनके पास क्या ऑप्शन होते हैं, या तो ये बिल को क्या करें, सहमति दे दें, असेंट दे दें। ठीक है, या फिर बोले कि मैं असेंट नहीं दे रहा हूं। ठीक है, क्या हो गया ये, ठीक है, या ये बोलते हैं कि भैया मेरी अनुमति नहीं है। ठीक है, असेंट, विथहोल्ड इज असेंट। ठीक है, और बिल को वापस कर दें कि भैया इसको दोबारा देखो आप। ठीक है, इनके पास ये तीन ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, आर्टिकल 111 के अंदर। ठीक है, अब यही जो है ना, अब वीटो पावर, ना कहने की शक्ति, ये तीन टाइप की होती है। अब देखो होगा क्या, हम तीन टाइप की इनकी एब्सोल्यूट वीटो देखेंगे। ठीक है, वीटो वैसे चार टाइप की होती है। ठीक है, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो ये तीन हो गई, प्लस इसी के अंदर एक होती है क्या, क्वालिफाइड वीटो। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले बिल आया, अगर असेंट दे दी तो बात ही खत्म हो गई, हमारा बिल क्या बन जाएगा, हमारा बिल बन जाएगा एक्ट, अधिनियम बन जाएगा, कानून बन गया है भाई ये। ठीक है, अगर उन्होंने अपनी जो है असेंट नहीं दी, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब उन्होंने विथहोल्ड कर लिया अपनी असेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विथहोल्ड मतलब भैया रिजेक्ट कर दिया कि मैं इस पर सहमति नहीं दे रहा हूं। ठीक है, और ये किन किन बिल पे लगेगी, ठीक है, मनी बिल पे लगा सकते हैं, प्राइवेट बिल पे लगा सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब बिल के अंदर भी ना, बिल भी तीन चार टाइप के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या होते हैं बिल जो है ना, तीन चार टाइप के होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक होता है बिल। ठीक है, अब जैसे ये बिल है, ठीक है, एक बिल हो गए हमारे, किस टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्डिनरी, आम। ठीक है, एक होता है क्या, मनी बिल, एक होते हैं फाइनेंशियल बिल। ठीक है, और एक होते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, जो संविधान को संशोधन करने के लिए आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, जो फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड होते हैं जो भी। ठीक है, इन्हें, ठीक है, उसको भी देखा जाता है, इसमें मनी पैसे भी हो जाएगा और प्लस नॉन मनी भी हो जाएगा। तो ये इस टाइप के जो बिल्स होते हैं, इसको हम जब वो पढ़ेंगे क्या, संसद पढ़ेंगे, तो इसमें अच्छे से बताऊंगा मैं डिटेल में। ठीक है, और जो मनी वाले बिल होते हैं, मनी वाले बिल कुछ नहीं होते, जो आर्टिकल 110 के अंदर, ठीक है, कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, वो प्रोविजन अगर उनमें से एक भी अगर होता है तो वो क्या होते हैं, आर्टिकल 110 के होते हैं, मनी बिल मानेंगे। ठीक है, और जो इन तीनों चारों बिल में से कुछ भी नहीं होता, वही क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होते हैं। ठीक है, अब सर ये बता दो, ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं। ठीक है, ये नई टर्म देखो, प्राइवेट मेंबर बिल कुछ नहीं होता है एक तरीके से। अब ये बिल हो गए, ये बिल, ये सारे बिल हो गए। ठीक है, अब इन्हीं बिल को लाने वाला, ठीक है, या तो क्या होगा, सरकार का आदमी हो, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई मंत्री लेके आ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री लेके आ रहा है, सरकार लेके आ रही है, मंत्री। बस ये शब्द याद कर लो कि अगर उसको मंत्री लेके आ रहा है उस बिल को, तो वो हो जाएगा क्या,
पब्लिक बिल, ठीक है। और अगर उसको कोई मंत्री के अलावा कोई भी दूसरा बंदा लेके आ रहा है, चाहे वो ठीक है सरकार मतलब जो रूलिंग पार्टी उसी का मेंबर क्यों ना हो, ठीक है, उस बिल को क्या कहा जाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो सर आप ये बता दो कि ऐसा बिल जो है इतिहास में कभी एब्सोल्यूट वीटो किसी प्रेसिडेंट ने यूज करी है कि नहीं करी है, तो बिल्कुल सर ये करी गई है, किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। और ये किस पे करी गई थी, पेप्सू के ऊपर। पेप्सू क्या था, पटियाला ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन, पहले क्या था हमारा, हरियाणा, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों एक ही स्टेट था, ठीक है। इसी स्टेट के ऊपर एक बिल आया हुआ था पेप्सू का, ठीक है। इसी बिल को क्या करा गया, अपहोल्ड, मतलब उन्होंने बोला असेंट, ठीक है, अनुमति देने से मना कर दिया, किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। और ये किसने, सैलरी अलाउंसेस बिल, एक जो है आर वेंकट रमन, हमारे राष्ट्रपति रहे कौन, आर वेंकट रमन, ठीक है। इन्होंने भी क्या करा था 1994 में एक बिल को असेंट देने से मना कर दिया था, ठीक है। ये होगी एब्सोल्यूट वीटो की, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले। अब देखो एक क्या होता है, अब जैसे क्या हुआ सस्पेंसिव वीटो, अब आपको बताता हूँ, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो हुआ क्या, प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि बिल को आप देखो, ठीक है, बिल को क्या करो, इसको दोबारा से विचार करो, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि भैया दोबारा से इस पे विचार करिए, ठीक है। तो अब ठीक है, विधानसभा ने क्या करा, सॉरी संसद ने क्या करा, इसके ऊपर करा क्या, विचार। अब ये विचार करा और इसको क्या करा, दोबारा से क्या कर दिया, पास कर दिया वोटिंग के साथ, ठीक है। वो भी 50% वाली प्रेजेंट एंड वोट, ठीक है। और वापस से किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास, फिर से दोबारा से किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास। और अब क्या करेंगे, ठीक है, अब प्रेसिडेंट भाई साहब इसको जो है ना मना नहीं कर सकते, ठीक है, अगर है ना, अब इसको क्या करेंगे, दोबारा से रिकंसिडर करने को नहीं बोल सकते, यानी कि है ना, ये इसको जो है वीटो नहीं कर सकते अब वो, तो यानी कि इनके वीटो क्या हो गई, सस्पेंड हो गई। इसीलिए इस वीटो को क्या बोला जाता है, सस्पेंसिव वीटो। और ये किस पे लगती है, ऑर्डिनरी बिल्स पे लगती है। और जनरली ये एक्सरसाइज किसने करी थी, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने करी थी, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, एक्चुअली हुआ क्या था, जब सोनिया गांधी जी ने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा था, ठीक है, तो उन्हीं को क्या करा गया कि भैया, अब होता क्या है देखो, कोई भी ये मिनिस्टर वगैरह क्या करते हैं, अगर ये लोग कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह होल्ड करते हैं ना, तो ये लोग अब शॉर्टकट ढूंढते हैं कि करना क्या है, कि बचा कैसे जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी ऑफिस को, जो ऑफिस उन्होंने होल्ड कर रखा ना, उस ऑफिस को ही क्या करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सेप्शन दे देते हैं कि भैया ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो। यही चीज करी गई सोनिया गांधी जी के लिए, ठीक है। तो इसी चीज पे क्या करा गया था, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने ये बोला कि भैया इस चीज को आप क्या करो, रिकंसिडर करो, सोचो इस पर। और हुआ क्या, संसद ने इसको दोबारा पास कर दिया, है ना। और दोबारा पास करा तो भैया इन्होंने जो है ना क्या करा, अब्दुल कलाम जी को असेंट देनी पड़ गई कि भैया अब आप जो है रोक नहीं सकते, आपको असेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, असेंट दे दी। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पे शायद एक टर्म कुछ स्टेटमेंट दी थी कि भैया अभी तो मैं इस पे, मतलब ये तो हमारी मजबूरी है कि अब मेरे को इस पे क्या करना पड़ेगा, सहमति देनी पड़ेगी, लेकिन किंतु ये जो हम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये चीज जो है ना देश के लिए सही नहीं है, ठीक है। सो एक ये यहाँ पे एक कहानी थी छोटी सी। सो चलते हैं आगे। अब क्या है, अगली वीटो क्या है, अगली वीटो होती है पॉकेट वीटो, ठीक है। अब पॉकेट वीटो में कुछ नहीं है, देखो क्या होता है, आपको मिलती है पॉकेट मनी, ठीक है, पापा मम्मी से, काय में, जेब जेब खर्च के लिए, ठीक है। तो इसी टाइप की जो है ना ये पॉकेट विटो में, अब उसको आपको पॉकेट विटो मिलती है, आप मनचाहे तरीके से खर्च कर सकते हो, तो ऐसी जो, ठीक है, जो पॉकेट विटो होती है इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है ना क्या करते हैं, अब जैसे, ठीक है, काउंसिल ऑफ, संसद ने कोई बिल जो है पास करा लिया, संसद ने क्या करा, कोई बिल जो है पास करा लिया लोकसभा और राज्यसभा से, लोकसभा से भी पास करा लिया और राज्यसभा से भी पास करा लिया। अब प्रेसिडेंट के पास रखा हुआ है ये, ठीक है। अब प्रेसिडेंट से जब भी बोलेंगे भैया, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या ये लोकसभा राज्यसभा पूछ रही है कि सर आपने उस पर साइन नहीं करा, हाँ हाँ कर दूंगा, समझ रहे हो, कर दूंगा, ना मना कर रहे हैं और ना असेंट दे रहे हैं, ठीक है, बस हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इनडेफिनेटली मतलब उन्होंने क्या करा, पेंडिंग रख रखा हुआ है वो, ना उस पे हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, बस हाँ ठीक है कर दूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ना कहना ही हो गया ना एक तरीके से, समझ रहे हो। तो यही क्या होगा, इसी चीज को बोला गया क्या, पॉकेट वीटो। और याद रखिएगा, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे एक बिल आया था, पोस्ट ऑफिस बिल, राजीव गांधी गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस बिल, इसके अंदर ये था कि भैया कोई किसी को चिट्ठी भेज रहा है, आप बीच में उसको खोल के पढ़ लिए, ठीक है, कि उसमें क्या लिखा है। तो इस टाइप का बिल था ये, इसको ज्ञानी जेल सिंह जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह ने इस पॉकेट वीटो का यूज करा, यूज क्या करा मतलब
ठीक है, कि बोल दिया हाँ दे देंगे, और आज तक इस पे वीटो नहीं मिली है, ठीक है, और सॉरी आज तक इसको जो है ना असेंट नहीं मिली है। ठीक है, इसीलिए ये तरीके ये माना जाता है कि इस पे क्या है, पॉकेट वीटो लगाई गई। ठीक है। अच्छा, एक वीटो और होती है जो यहाँ इंडिया में यूज नहीं होती, वो होती है क्या, क्वालिफाइड वीटो। अब देखो होता क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा कि भैया वो क्या करेगा, रिटर्न कर दिया उसने बिल। जब रिटर्न कर दिया तो अमेरिका में क्या होता है, जब वहां की, ठीक है, विधायिका के पास बिल जाता है, जब दूसरी बार वो बिल जाएगा ना, जब दूसरी बार वो बिल जाएगा, तो वो क्या होगा, उसको जो है ना अब क्या करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे। समझ रहे हो, स्पेशल मेजोरिटी से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे और फिर प्रेसिडेंट असेंट देगा। तो ये क्या हो गया, क्वालिफाइड वीटो। क्या हो गया, क्वालिफाइड वीटो। इसी चीज को बोला जाता है क्वालिफाइड वीटो, और ये इंडिया में यूज नहीं होती। ये केवल, ठीक है, मतलब इंडिया में केवल क्या है, सस्पेंसिव वीटो है, और ये अमेरिका में क्वालिफाइड वीटो यूज होती है। ठीक है। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब स्टेट के ऊपर से, ठीक है, अब क्या होता है, राज्य के भी कुछ बिल आते हैं, उनके ऊपर भी क्या होता है, प्रेसिडेंट वीटो। याद रखिएगा ये वीटो जो है ना स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर ज्यादा होती है। क्या होती है, ये इसके ऊपर ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं। ठीक है, ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, देखो, स्टेट के अंदर इनको ऑर्डिनरी बिल्स हो गए, रिजेक्ट कर देगा ये, और रिटर्न भी कर सकता है, कैन बी। अब यहाँ पे ये जो होता है ना, स्टेट वाला दोबारा भी भेज दे, जैसे अपन ने रिटर्न सस्पेंसिव वीटो हो गया कि भैया वहां पे सस्पेंड हो जाता है, लेकिन अगर स्टेट वाला दोबारा से भेज दे तो भी जो है ना प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है कि उसको जो है ना क्या करे, असेंट करे। बाकी और पूरी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, लगभग सेम होती हैं। ठीक है, और पूरी पावर्स लगभग स्टेट लेजिस्लेशन की, और जो लोकसभा पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है, लगभग क्या होती है, पूरी लगभग बराबर होती है। ठीक है, सो चलते हैं आगे। सो मुझे लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो गया, अब इसको यहीं अपन करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, आगे की क्लास को देखेंगे, जो कि पार्डनिंग पावर बची हुई है अभी, और फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर हो गई, और प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर, और प्रेसिडेंट्स कौन कौन रहे हैं, इतना देखेंगे हम। और फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अगली क्लास में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं तक है। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करिए, और कोई कमी दिख रही हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसको रेक्टिफाई करेंगे, कोशिश करेंगे और उसको अच्छा बनाने की। ठीक है, सो इसी नोट के साथ खत्म करते हैं, और सब्सक्राइब करिए चैनल को प्लीज, सब्सक्राइब करिए। और गारंटीड सर, आप क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा सर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, पेपर में बिल्कुल लगातार बने रहिएगा, प्लीज देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।